हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर बडी में। मेरा नाम है शिवम सोनी और हम डिस्कस कर रहे थे केवीएस और सीटेट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक्स। आप सभी को मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, एनसीईआरटी आपके केवीएस, सीटेट या जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं, सुपर टेट, डीएसएसबी वगैरह सभी में जनरल साइंस के पार्ट में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा अदर एग्जाम्स में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वैसे तो मैं ये सीरीज टीचिंग एग्जाम्स के लिए चला रहा हूँ, लेकिन अदर एग्जाम्स वाले बच्चे भी इस सीरीज को जरूर देख सकते हैं, ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 10। चैप्टर 9 हम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। आज हम वाले हैं चैप्टर 10, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। बट शुरू करने से पहले आज का सेशन आपके लिए छोटा सा रिमाइंडर कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और नोट्स जरूर बनाएं तथा इन नोट्सों को डेली के डेली रिवाइज करें, क्योंकि यह आपकी टीचिंग एग्जाम्स के अलावा सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगा, जिन एग्जाम्स में भी जनरल साइंस या सोशल साइंस का पार्ट आता है। और आपको मालूम होगा कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में यह पार्ट पूछा ही जाता है। तो इसको ज़रूर से पढ़ें और दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पॉइंट फर्स्ट कि दक्षिण भारत में सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दक्षिण भारत किस लिए फेमस था। आप बोलेंगे काली मिर्च, मसाले व कीमती पत्थरों के लिए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिक मांग होने के कारण काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में काला सोना के नाम से बुलाते थे। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि काला सोना किसे बुलाते थे। आपका आंसर हो जाएगा काली मिर्च को, क्योंकि यह उस टाइम पे बहुत अधिक मांग में था। नेक्स्ट पॉइंट है संगम कविताओं में मोविंदार की चर्चा मिलती है, जो एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। ये तीन मुखिया किसके लिए प्रयोग होता है? यह तीन प्रमुख शासक परिवारों के लिए प्रमुख होता है, जिसके मुखिया थे चोल, चेर और पांड्य। संगम कविताओं के बारे में हमने पिछली चैप्टर में पढ़ा था, आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। तो चोल, चेर और पांड्य जैसे जो प्रमुख शासक थे, यह कहाँ पे फेमस थे या कहाँ पे इनका प्रभुत्व था? तो इनका प्रभुत्व था दक्षिण भारत में। कब था? 2300 साल पहले। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इनकी लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। आपसे पूछ लेगा कि सातवाहन नामक जो राजवंश था, इसका प्रभाव कहाँ था? आपका आंसर होना चाहिए पश्चिम भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है कि सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। आपसे पूछ लेगा कि सातकर्णी इनमें से किस राजवंश का राजा था? आपका हो जाएगा सातवाहन वंश का। या सातकर्णी की माता का नाम भी आपसे पूछ लेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा गौतमी। नेक्स्ट पॉइंट है सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का मतलब होता है कि जिन राजाओं ने अपने सेनाओं को दक्षिण साइड में, पश्चिम साइड में भेजा था, उनको कहते थे दक्षिणापथ। तो सातवाहन जो राजा थे, इन लोगों ने उस साइड में अपनी सेनाओं को भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार कहाँ हुआ? आपका आंसर हो जाएगा चीन में। कब हुआ? 7000 साल पहले। नेक्स्ट पॉइंट है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण। और कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा था? कनिष्क था। आपसे पूछ लेगा कि कनिष्क या सिल्क रूट पे सबसे पहले नियंत्रण किसने किया? आपका आंसर होना चाहिए कुषाणों ने। अगर राजा पूछेगा तो आप बोलेंगे कनिष्क ने। के साथ में एक आप पॉइंट हो जाएंगे कि सिल्क रूट क्या है। सिल्क रूट उस टाइम पे व्यापार का एक बहुत प्रमुख मार्ग था, जिसपे सारे राजा अपना अधिकार करना चाहते थे, क्योंकि यह भारत, चीन और यूरोप साइड में सभी राज्यों को मिलाता था और यह बहुत ही दुर्गम और बहुत ही प्रमुख मार्ग था।
नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले शासकों में कुषाण थे। आपसे काफ़ी एग्जाम्स में पूछ लेता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए, आपका आंसर हो जाएगा कुषाणों ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित, ये पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा कि बुद्ध की जीवनी का क्या नाम है, आपका आंसर हो जाएगा बुद्ध चरित। इसके रचनाकार कौन थे, इसके रचनाकार थे अश्वघोष। राइटर का नाम भी पूछ लेता है, प्लीज से नोट डाउन करिए इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। कि बुद्ध की जीवनी का क्या नाम है, बुद्ध चरित। इसके रचनाकार अश्वघोष। और ये किसके दरबार में थे, यह थे कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट पॉइंट है कि कनिष्क के शासन काल में 2 प्रकार की शैलियों का विकास हुआ। ये कौन सी शैलियाँ थीं, यह थी मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली। मथुरा कला शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी और गांधार कला शैली में बुद्ध की अधिकांश मूर्तियां बनी थीं। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला शैली में बनी थी, आपका आंसर होना चाहिए मथुरा कला शैली। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको हम मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली का एक चित्र दिखा देते हैं। बाएं साइड में जो बनी है वह मथुरा कला शैली की है और दाएं साइड में जो बनी है यह गांधार कला शैली की है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि चीनी बौद्ध यात्री फाशेन करीब 1600 साल पहले भारत में आया। फाशेन कहाँ का तीर्थयात्री था, यह चीन का यात्री था। कब आया, 1600 साल पहले। और स्वेन त्सांग एवं इसिंग यह कब आए, यह क्रमशः 1400 साल पहले और उसके लगभग 50 साल बाद में दोनों भारत में आए थे। आपसे पूछ लेगा कि स्वेन त्सांग और इसिंग कहाँ से आए हुए थे, आपका आंसर होना चाहिए चीन से। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र कौन था, नालंदा। और यह कहाँ था, यह था बिहार में। अब ये फिर से चालू हो गया, गवर्नमेंट ने इसको चालू करवा दिया है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य व कौटिल्य जैसे प्रसिद्ध थे, ये भी इन्हीं विद्या केंद्रों से जुड़े हुए थे। यह उस टाइम का बहुत ही फेमस विद्या केंद्र हुआ करता था। साथ में ही यहाँ पे दिन भर ही प्रतियोगिताएं चलती रहती थी। यहाँ पे प्रवेश के लिए लोगों को द्वारपाल तक से वाद विवाद करना होता था, जिसमें से 10 में से मुश्किल से 7 लोग आंसर नहीं दे पाते थे। तो यह उस टाइम का बहुत ही फेमस विद्या केंद्र था, आप इस बात से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसाई धर्म का उदय कब हुआ, 2000 साल पहले। और ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, बेथलेहम में हुआ था, जो कि रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ही थे जिन्होंने ईसाई धर्म का पत्थर रखा था, यानी कि शुरुआत की थी। और इन्होंने अपने उपदेशों में क्या बात किया है, इसमें ईसा मसीह के उपदेश लिखे हुए हैं बाइबल में। बाइबल क्या है, बाइबल ईसाइयों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि वे संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे और यह विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे पुराने ईसाई कौन है, आपका आंसर होना चाहिए केरल के ईसाई या सीरियाई ईसाई। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपार की शिव स्थिति की रचना लगभग 1400 साल पहले हुई थी। अपार कौन था, अपार एक वेलेला था। और आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि वेलेला तमिल में बड़े भूस्वामियों को कहते थे, जिनके पास में भूमि का बड़ा हिस्सा होता था। तो इस चैप्टर में इतने ही पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें।